Hello friends, welcome to the channel SST Excel Studies, a channel for smart work not for hard work because smart work is always better than hard work. चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, वो सेट ऑफ रूल्स जो कि उस कंट्री के पीपल एक्सेप्ट करते हैं और वो रूल्स जो कि ये बताते हैं कि लोगों का अपने आपस में और देश के साथ में किस तरह का रिलेशनशिप होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या है? अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है जो कि वाइट पीपल ने इम्पोज की थी साउथ अफ्रीका के रहने वाले लोगों के ऊपर क्योंकि उनकी स्किन का कलर डार्क था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विद 7 अदर लीडर्स इम्प्रिजन इन साउथ अफ्रीकाज ड्रेडेड प्रिजन के अंदर क्यों उनको डाला उनके साथ कंपेनियन के साथ में उन्हें? क्योंकि नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेस की थी। उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो 1964 में नेल्सन मंडेला को और उनके साथ कंपेनियंस को रॉबिन आइलैंड नाम की प्रिजन के अंदर डाल दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज इट्स एम। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसका एम क्या है? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कराती है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी और उसने छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको लीड किया अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज साउथ अफ्रीका कॉल्ड अ रेनबो नेशन। साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्किन के कलर के लोग रह रहे थे और ये नाम उनको अफ्रीका के लोगों को कब मिला? जबकि अपार्थाइड की पॉलिसी हटा दी गई वहाँ से और साउथ अफ्रीका फ्री कंट्री बन गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्या ज़रूरत है? डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है? क्या है ये? क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है? लोगों के अंदर ट्रस्ट आता है, कोऑर्डिनेशन आता है उनके अंदर कि क्योंकि किसी भी देश के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पीपल होते हैं, अलग अलग रिलीजन के और कास्ट के पीपल होते हैं, तो उनको आपस में एक दूसरे के लिए ट्रस्ट बनता है और कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है उनका आपस में। फिर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है कि गवर्नमेंट किस तरह से बनेगी और उसके पास क्या पावर होंगी और किस तरह के डिसीजंस गवर्नमेंट ले सकती है। फिर क्या होता है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है कि गवर्नमेंट की पावर्स कितनी होंगी और वो कौन से राइट्स जो है वो सिटीजन्स को प्रोवाइड कराएगी। ठीक है। फिर क्या होता है कि जो लोग हैं उनकी जो एस्पिरेशंस हैं सोसाइटी के लिए उनके बारे में भी ये कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट इन साउथ अफ्रीका आफ्टर अपार्थाइड मूवमेंट। अपार्थाइड मूवमेंट के बाद में साउथ अफ्रीका के अंदर क्या चेंजेस आए? डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो थे वो रिपील्ड हो गए, रद्द हो गए। जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके ऊपर बैन लगा दिया गया और जो मीडिया थी उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई और नेल्सन मंडेला को रिलीज कर दिया गया, उनके साथियों के साथ में जेल से आज़ाद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफिकल्टीज वर देयर इन फ्रंट ऑफ लीडर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाने के लिए लीडर्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी उस समय में, बहुत ज़्यादा उथल पुथल का समय था। वो क्यों? क्योंकि जो लोग थे अभी अभी फ्री कंट्री में आए थे, अभी तक वो सब्जेक्ट थे, गुलामी का जीवन जी रहे थे और अब वो आज़ाद देश के निवासी बने थे, तो उनका स्टेटस चेंज हो रहा था फ्रॉम सब्जेक्ट टू सिटीज़न। पार्टीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो लोगों की जो मेंटल कंडीशन थी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, बहुत डिस्टर्ब थे लोग।
फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स को कंट्री के अंदर ज्वाइन करना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स का फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया था कि वो चाहें तो ज्वाइन कर सकती हैं, ना चाहें तो नहीं कर सकती। तो उनको मनाना, प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस करना और एक कंट्री भारत को एक यूनाइट देश बनाना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो लीडर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जो लीडर्स, इन सब की बातों के चलते उन लोगों के मन में भी एक अनसर्टेनिटी थी फ्यूचर के लिए, एंग्जाइटीज़ थी माइंड के अंदर कि जो वो सोच रहे हैं वैसा वो कर पाएंगे या नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पाथ फॉलो टू फॉर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या पाथ फॉलो किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन जो था अपने 8 साथियों के साथ में 1928 में ही बना लिया था और 1931 में जो रिजोल्यूशन हुआ था, कराची रिजोल्यूशन हुआ था, वो उसका बेसिस बना था कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। फिर जो लीडर्स थे वो जो भी कुछ जानते थे, जो 1935 का एक्ट पास हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किया था, पार्लियामेंट्री एक्ट पास किया था, उसके बारे में जो कुछ भी वो जानते थे, कॉलोनियल रूल के बारे में जो भी लीडर्स जानते थे, उन सब चीज़ों को भी उन लोगों ने ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स बनाए थे। लीडर्स ने ये भी ध्यान में रखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, बिल राइट्स इन यूएसए जो थे उन राइट्स का, और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया के अंदर, उस रिवॉल्यूशन के बारे में, उन सब के जो पॉइंट्स थे, उन सब के जो रीजंस थे होने के, और उन सब में जो डिमांड्स थी लोगों की, सिटीजन्स की, वो सब चीज़ें ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है, व्हाट आर इट्स आइडियल्स, और इसके आइडियल्स क्या है। प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीफेस है, जो बेसिक रूल्स, जो बेसिक वैल्यूज़ की जो शॉर्ट स्टेटमेंट है, उसे बोलते हैं हम प्रीएम्बल। ठीक है। और ये हमें इसके जो आइडियल्स हैं वो क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो, क्योंकि ये सब चीज़ों के बारे में ये प्रीएम्बल हमें बताता है। ये बताता है कि हमारी कंट्री कैसी होगी, जैसे सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी के ऊपर बेस्ड है ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये सब चीज़ों को डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है, तो ये इसके आइडियल्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्टेप्स टेकन टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में क्या स्टेप्स फॉलो किए गए। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था इंडिया का, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करने के लिए एक असेंबली बनाई गई जिसको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया, जो जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करना था। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो मेंबर्स थे वो सिलेक्ट कर लिए थे, वो 389 मेंबर्स थे। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो इंडिया के अंदर 299 मेंबर्स रह गए। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 299 मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करना था, लेकिन इसमें एक खास बात थी कि हर एक रीजन के मेंबर्स वहाँ पर प्रेजेंट थे, हर एक रीजन से मेंबर्स लिए गए थे। और कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया और वो 26 जनवरी 1950 में इफेक्ट में आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्टेबल टू इंडियंस इवन टुडे। आज भी हम उसको क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्यों कर पाते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया था, इसमें सबके कॉन्सेंसस को ध्यान में रखकर, सबके सहमति को लेकर, सबके जितने भी मेंबर्स थे और जितने भी थॉट्स थे, जितनी भी विचारधाराएं थी, सबकी सहमति से, सबको ध्यान में रखकर, सबकी सहमति से इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया था और लेजिटिमेसी को मेंटेन किया गया था। इसके अंदर जो मेंबर्स थे, हर एक रीजन के मेंबर्स इसके अंदर प्रेजेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करते टाइम, ताकि हर एक मेंबर के जो डिमांड्स थी, उनके जो
विचारधाराएं थी उनको इंक्लूड किया जा सके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और जो ये सारा काम था बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किया गया और सभी की सहमति को ध्यान में रखकर किया गया। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए और तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ। अराउंड 2000 इसमें अमेंडमेंट्स हुए, क्योंकि जब भी डिबेट्स होते थे, डिस्कशंस होते थे, कोई नई बात आती थी सामने, तो 2000 के करीब इसके अंदर अमेंडमेंट्स किए गए। 114 डेज जो डिस्कशन के थे वो इसके अंदर लगे और 3 साल लग गए इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन होने में। तो इतना टाइम इन्होंने लगाया लीडर्स ने और इतना ध्यान से हर एक चीज़ पर ध्यान लगाकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया। तो इसके चलते इसके अंदर जो है किसी भी तरह की कोई कमी होने का कोई चांस नहीं था और इसीलिए हम आज भी इसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके अंदर ऑप्शन भी दिया गया कि अगर कोई अपडेट होना है, अगर कोई चेंज लाए जाना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो अमेंडमेंट की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी क्या होते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो कि किसी की विचारधारा को या किसी के एक्शन को बताते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? उसका प्रीएम्बल, क्योंकि प्रीएम्बल जो है वो उसके बेसिक वैल्यूज़ को बताता है। जो प्रीएम्बल है वो बेसिक आइडियाज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक आइडियाज़ के बारे में बताता है। वो हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट का एक्शन कैसा होगा और उसको किस तरह से इवेलुएट किया जा सकता है, लॉज को किस तरह से एग्जामिन किया जा सकता है, इवेलुएट किया जा सकता है। ये हमें बताता है कि जो इंडिया है वो एक सॉवरेन स्टेट है, सॉवरेन कंट्री है, जहाँ पे जो पीपल हैं वो सॉवरेन है, सब सुप्रीम पावर के है लोगों के पास में, सिटीजन्स के पास में। और जो कंट्री है वो सोशलिस्ट कंट्री है, सेक्युलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, और जो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको जस्टिस की, लिबर्टी की, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की पूरे जो है वो राइट्स उनके पास में अवेलेबल हैं। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, इक्वालिटी मीन्स किसी बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लिबर्टी मीन्स उनको आज़ादी है अपने विचार को प्रकट करने की, जस्टिस कि वो उनको जस्टिस का पूरा अधिकार है, किसी भी बेसिस पे उनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्टीट्यूशनल, एक्सप्लेन। कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशनल है, उसको बताना है। कैसे कह सकते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशनल है? इंस्टीट्यूशनल का क्या मतलब होता है कि एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो। तो हम ये मानते हैं कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है, प्रोसीजर बताता है कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है किस तरह से वो गवर्नमेंट चूज़ की जाएगी। और ये हमें ये भी बताता है कि उस गवर्नमेंट के पास में कितनी पावर होगी और कौन से डिसीज़न लेने की पावर होगी। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट की पावर किस तरह से लिमिट की जा सकती है, कौन लिमिट करेगा गवर्नमेंट की पावर को, और ह्यूमन राइट्स क्या होंगे, सिटीजन्स के पास में कौन कौन से राइट्स होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी प्रोविज़न अवेलेबल है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस लाने हैं तो वो चेंजेस लाए जा सकते हैं, और जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसके अंदर चेंजेस ला सकती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट किया जा सकता है अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी फील होती है तो। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। बाय बाय।